सूरत वाला बिजनेस ग्रुप ये पुणे में लोकेटेड है और आप जानते हो पुणे इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। नॉन मेट्रो होते हुए भी मेट्रो के स्पीड से वो डेवलप हो रहा है। पुणे इज़ नॉन फॉर आईटी हब, इज़ नॉन फॉर एजुकेशनल हब एंड नॉन फॉर इंडस्ट्रियल हब। तो वहाँ पे एवरी ईयर बहुत से नए नए जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, बहुत से नए स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहीं पे ज़्यादातर वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो वहाँ का माइग्रेशन रेट हाई है, 3 to 4% हम बोल सकते हैं कि 3 to 4% पुणे का माइग्रेशन रेट है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो सूरत वाला बिजनेस ग्रुप ऑब्वियसली दोनों में काम कर रहा है। हिंजवड़ी प्रॉपर्ली जो हम जहाँ पे हमारा फोकस एरिया है वो पुणे और मुंबई एक्सप्रेस के पास है। तो मुंबई से इजी कनेक्टिविटी वहाँ पे है। बेसिकली वी हैव करंटली 200+ एकड़ लैंड बैंक इन पुणे, नियर बाय पुणे। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? धीरूभाई अंबानी। सूरत वाला बिजनेस ग्रुप के लिए एक वर्ड या कोई एक मूवी या नाम या डायलॉग जो आप बता सकते हैं? हिम्मत वाला बोलूंगा, ओके। बाजीगर बोलूंगा। वेलकम टू नो योर प्रमोटर। इस सीरीज में हम इंडिया की लिस्टेड कंपनीज के लीडर्स से सीधी बात करते हैं, उनके विजन, वैल्यूज और कंपनी के बारे में। आज हमारे साथ है मिस्टर जतिन सूरतवाला, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सूरतवाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड, जो BSE और NSE मेन बोर्ड पर लिस्टेड है। इस एपिसोड में हम जानेंगे उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, सूरतवाला बिजनेस ग्रुप की ग्रोथ और फ्यूचर का रोड मैप। थैंक यू सो मच जतिन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मुझे मनी टीवी पे बुलाने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आपसे बातचीत करने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। काफी व्यूअर्स जतिन सूरत वाला बिजनेस ग्रुप को जानते हैं, रियल एस्टेट प्लेयर है। पर आप बता सकते हैं फोकस एरियाज क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, सेल वर्सेस लीज, और एरियाज कौन से फोकस एरियाज हैं आप? सूरत वाला बिजनेस ग्रुप ये पुणे में लोकेटेड है और आप जानते हो पुणे इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी। नॉन मेट्रो होते हुए भी मेट्रो के स्पीड से वो डेवलप हो रहा है। पुणे इज़ नॉन फॉर आईटी हब, इज़ नॉन फॉर एजुकेशनल हब एंड नॉन फॉर इंडस्ट्रियल हब। तो वहाँ पे एवरी ईयर बहुत से नए नए जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, बहुत से नए स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए और वहीं पे ज़्यादातर वहीं पे सेटल हो जाते हैं। तो वहाँ का माइग्रेशन रेट हाई है, 3 to 4% हम बोल सकते हैं कि 3 to 4% पुणे का माइग्रेशन रेट है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो सूरत वाला बिजनेस ग्रुप ऑब्वियसली दोनों में काम कर रहा है और बेसिकली हम लोग सेल ड्रिवन बिजनेस मॉडल में फॉलो करते हैं। जैसे कि जो बनाते हैं वो बेचते हैं, कैपिटल रेज होता है और उसको हम स्ट्रेटेजिकली फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में हम ये करते हैं। इससे कंपनी पे ज़्यादा कैश फ्लो पे लोड नहीं आता है और कंपनी ग्रोइंग के लिए वो बेनिफिशियल रहता है। ओके। तो जतिन, जब आप किसी एरिया की सिलेक्शन करते हैं तो कौन सी पैरामीटर्स आप देखते हैं? पुणे में, हिंजेवाड़ी में IT सेक्टर बहुत थ्राइविंग है पुणे में, तो उसके हिसाब से आप कौन से फैक्टर्स देखते हो? जैसे मैंने अभी बोला आपको कि पुणे इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। तो पुणे के जो सबर्ब्स है वहाँ पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत जोरों से चल रहा है। रिंग रोड का काम हो रहा है, मेट्रो से सिटी कनेक्ट हो रही है। हिंजवड़ी प्रॉपर्ली जो हम जहाँ पे हमारा फोकस एरिया है वो पुणे और मुंबई एक्सप्रेस के पास है। तो मुंबई से इजी कनेक्टिविटी वहाँ पे है। तो इससे वो ग्रोइंग है, पोटेंशियल अच्छा है और वहाँ पे फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो पोर्टफोलियो के स्पेसिफिक्स के बारे में बात करते हैं। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कितने हैं, ऑनगोइंग कितने हैं, प्लान प्रोजेक्ट्स कितने हैं, व्हाट इज योर करंट लैंड बैंक पोजीशन, प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस वगैरह? बेसिकली वी हैव करंटली 200+ एकड़ लैंड बैंक in Pune, nearby Pune. Right now,
हम लोगों ने जो जिस तरह से बात किया कि हिंजौड़ी में हम लोगों ने कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। अभी हमारा एक बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट हिंजौड़ी में ही चल रहा है, जो हिंजौड़ी का बिगेस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट आप उसको बोल सकते हो। साइमल्टेनियसली पुणे सेंट्रल में हम एक प्राइम लोकेशन में अल्ट्रा प्रीमियम लग्जरी अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं, जो 1 या 2 महीने में हमारा लॉन्च है वहाँ पे। वैसे ही एक सबब में हमारा 225 विलास का एक विला प्रोजेक्ट गेटेड कम्युनिटी आ रही है, जिसका एनवायरमेंट क्लियरेंस हमको मिल चुका है। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो हम लॉन्च करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो करीबन 15 लाख स्क्वायर फीट अंडर डेवलपमेंट है अभी, और उससे मैं बोल सकता हूँ कि डबल साइज हमारी फनल में है। ओके, या जो तो बहुत प्रॉमिसिंग है। या ओके। और ये जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बोल दिया, तो वो करीबन उसका टाइमलाइन अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो 2027 से लेके 2030 तक उसका डिलीवरी हो जाएगा। ओके, या तो 5 साल में अप्रोक्सीमेटली मैक्स। या आफ्टर 2-3 यस, 2-3 इट इज अंडर डेवलपमेंट। यस। तो आपके हिसाब से ये इंडिया का रियल एस्टेट एनवायरनमेंट कैसा रहा है, और आप बता सकते हैं डिमांड ट्रेंड्स, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, इंटरेस्ट रेट्स, उस हिसाब से। रियल एस्टेट का फ्यूचर काफी अच्छा है। अभी आपने विकसित भारत 2047 का अगर रिपोर्ट देखते हैं हम लोग, तो हमारी इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर के करीबन जा रही है। रियल एस्टेट उसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं अभी का बात करूं तो 0.8 ट्रिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन है रियल एस्टेट का। ओके। तो जो कि करीबन 5 to 7% अपना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है करंटली। 2030 तक ये हो जाएगा 1 ट्रिलियन डॉलर तक, और उसका रेशो रहेगा जीडीपी में 10% का। और जो विकसित भारत का विजन है वो हिसाब से अगर 2047 में हम देखते हैं तो करीबन वो जाएगा 5 to 7 ट्रिलियन। जो अभी की इकोनॉमी है उसके बराबर रियल एस्टेट का ग्रोथ वहाँ पे दिख रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% के करीबन जाएगा। तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट में ग्रोथ अच्छा है। बहुत सारी नई सिटी बनने जा रही है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट 15 इयर्स में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में करीबन 70 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है। या तो ओवरऑल जो ग्रोथ है और इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी दिख रही है। तो रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो रियल एस्टेट का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। तो आप बता सकते हैं सूरत वाला ग्रुप का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? ऑब्वियसली जैसे हम जो रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हम लोगों ने अभी फ्यूचरिस्टिक वे से सोचते हुए सोलर बिजनेस में भी हम आए हैं। हमारे पास करीबन अभी 100 मेगावाट के ऑर्डर्स भी है सोलर में। ओके। और नेक्स्ट 3 इयर्स में, या ऐसा बोल सकते हैं कि 2030 का हमारा टारगेट है कि 1000 मेगावाट के हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करें वहाँ पे। रियल एस्टेट में हमारे पास 200 एकड़ का लैंड बैंक जो है, उसमें से अभी अंडर डेवलपमेंट 15 एकड़ लैंड ही है, जिसपे हमने अभी जो बात की उतने डेवलप प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और ये सब पूरा जो है सबब में है। सबब का आपको मैंने बोल दिया है कि डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो रही है, फ्यूचरिस्टिक लोकेशन है, वहाँ पे एप्रिसिएशन अच्छा है। तो वहाँ पे हम लोग आगे के प्लान्स बना रहे हैं हमारे, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन वो आ जाएंगे 2-3 साल में। साइमल्टेनियसली हमारा गोल है कि 2047 का जो विजन है उसमें हमारी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो मिनिमम 2 या 3 सिटी का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हमारे विजन में लाए और वो डेवलप करें। ओके। पर जतिन, हर ग्रोथ जर्नी के साथ चैलेंजेस भी होते हैं, तो आपको कौन से रिस्क दिखते हैं? रेगुलेटरी है या मैक्रो इकोनॉमिक या मार्केट स्पेसिफिक, और उस हिसाब से आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो ये रिस्क के लिए? कोई भी सेक्टर में अगर काम करते हो तो रिस्क तो वहाँ पे रहती है। ग्रोथ के साथ अपॉर्चुनिटी और रिस्क साइमल्टेनियसली दोनों पैरेलल चलती है। सक्सेस वही होता है जो रिस्क पहले आइडेंटिफाई करे और उसके ऊपर आप सॉल्यूशन लेके काम करें। तो ये जो रिस्क है, सबसे पहले मैं बोलूँगा माइक्रो इकोनॉमी के हिसाब से कि रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट। जो इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक अगर अप करती है तो ऑब्वियसली ईएमआई बढ़ जाता है। ईएमआई बढ़ने की वजह से
कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मार्केट में से कस्टमर थोड़ा आउट हो जाता है, तो ये एक चैलेंज आ सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। सेकेंडली, इन्फ्लेशन रेट, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर सलिया बोलो, स्टील बोलो, सीमेंट बोलो, तो उसके रेट बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट पे इफेक्ट करती है, और जो हम बना रहे हैं उसे थोड़ा सा महंगा बनता है और बेचना पड़ता है। तो वो एक चैलेंज हमको है। रेगुलेटरी में अगर बात करते हैं तो गवर्नमेंट के पॉलिसी टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। हम लोगों ने कुछ अगर प्लानिंग करने के लिए लिया है और उसी टाइम पे कुछ पॉलिसी या लैंड यूज में कुछ चेंजेस आते हैं, तो वो एक चैलेंजेस वहाँ पे दिखते हैं कि वो ये आ सकते हैं। लेकिन अगर इसको मैं रिस्क को मिटिगेट करने की प्लान करता हूँ, जैसे कि मैं ज़्यादा करके बैंक पे या आउटसाइड फाइनेंस बैंकिंग फाइनेंस पे अगर डिपेंड नहीं रहते हुए हम खुद का कैश फ्लो मैनेज करें, जैसे प्री लॉन्च में माल बेचे, कुछ अलग स्कीम निकाले कस्टमर के लिए, तो वहाँ से जो कैपिटल रेस कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से विन विन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। प्लानिंग के टाइम पे इन्फ्लेशन रेट अगर हम 10 से 15% एडिशनल पकड़ ले, तो वहाँ पे ये जो चैलेंज है इन्फ्लेशन का, वो वहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। और ऑब्वियसली रेगुलेटरी आप फॉलो करो, रेरा जो है उसको फॉलो करो अच्छे से, कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो, उसका इनिशियल स्टेज पे ध्यान दो, ना ओवर कमिटमेंट करो और ना ओवर ट्रेडिंग करो। तो इस तरीके से आप ये बिजनेस सर्वाइव कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। और एसपीजी एक लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टिंग करने के बाद आप बता सकते हैं कि ऑपरेशंस, गवर्नेंस, आपकी पर्सनल प्रमोटर जर्नी में क्या इम्पैक्ट पड़ा? लिस्टिंग करने से बेसिकली बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमको मिले हैं। जैसे मैं बोलूँ कि लिस्टिंग करने से हमारी वैल्यू अनलॉक हो गई। सबसे पहले जो वो बेनिफिट है एज अ प्रमोटर के तौर पे मैं बोलूँ कि मुझे मेरी कंपनी को का वैल्यूएशन अनलॉक करने का एक चांस मिल गया। सेकेंडली, मार्केट में क्रेडिबिलिटी बढ़ती है लिस्टिंग करने से। अब मैं जिस सेक्टर में काम कर रहा हूँ रियल इस्टेट में, तो यहाँ पे अगर और पुणे रीजन में मैं काम करता हूँ, तो पुणे में आप अगर देखोगे तो ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है नहीं, हार्डली 2 या 3 पुणे में लिस्टेड कंपनी है, जबकि करीबन 4 और 5 हजार रियल इस्टेट प्लेयर वहाँ पे है। तो हम कहाँ पे तो भी अलग दिख के आते हैं, इसमें लोगों के फोकस में आ जाते हैं, लोग हमारे साथ डीलिंग करने में ज़्यादा ट्रस्ट महसूस करते हैं, तो ऑब्वियसली कस्टमर को भी वो ये हो जाता है, बेनिफिट मिलता है उसका। सेकेंडली, लिस्टिंग होने की वजह से गवर्नेंस हमारा अच्छी तरीके से मॉनिटर होता है, सब डिसीजन हमारे बोर्ड्स में होते हैं। ओनली हम ये नहीं बोल सकते कि कोई भी डिसीजंस ऐसे ही लिए गए हैं, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस रहता है और ट्रांसपेरेंसी मैटर करती है इसमें। हम जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो पब्लिकली हम लोग एक्सचेंज पे हम डिसीजन हमारे रिफ्लेक्ट होते हैं वहाँ पे। तो या ऑब्वियसली लिस्टिंग की वजह से बेनिफिट होता है, और लिस्टिंग एक जिम्मेदारी है। मैं ऐसा एज अ प्रमोटर काम नहीं करता हूँ, मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन और उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करते हैं। ओके, आपकी जर्नी के बारे में आप बता सकते हैं, आप जो चैलेंजेस थी, टर्निंग पॉइंट्स थी? मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी अगर बात करें तो एट द एज ऑफ 15 ईयर्स मैंने चालू किया। हम्बल बैकग्राउंड से हूँ मैं। एट द एज ऑफ 15 मैंने सीजनल बिजनेस से चालू किया। फिर उसके बाद फैमिली बिजनेस था, उसमें ज्वाइन होना पड़ा। देन FMCG, केबल नेटवर्क, ऐसे छोटे मोटे बिजनेस करते करते 2004 में एक अपॉर्चुनिटी आई जो रियल इस्टेट में मुझे मिली। एक दोस्त था, उसने मुझे बताया एक बिल्डर है, उसको 5 लाख रुपीस चाहिए कैपिटल, उसमें वो सिक्योरिटी के तौर पे आपको 10 लाख रुपए का चेक दे देगा 2 साल के बाद का, तो आपका 5 का 10 हो गया, डबल हो जाते हैं 2 साल में। तो मैंने उसको बोला कि आप मुझे ना चेक चाहिए ना सिक्योरिटी चाहिए, आप छोटा साइट है तो आप मुझे उसमें पार्टनरशिप दे दो। तो वो भी एक्सेप्ट किया उसने, उसको अच्छा लगा कि चलो ठीक है, 5 लाख रुपया लेके भी आ रहा है बंदा, कोई सिक्योरिटी नहीं बता रहा है। मेरा इंटेंशन था कि मैं
एंटर करूँ रियल Enter एस्टेट करो। बिजनेस में, वहाँ पे मैं कुछ सीखूं और आगे फिर उसको बढ़ाऊं। तो इस तरीके से मेरी रियल एस्टेट में एंट्री हो गई। साइमल्टेनियसली फिर मेरे प्रोजेक्ट बनते गए। 2008 में हमने कंपनी फॉर्म की, सूरत वाला हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड उस टाइम पे नाम था उसका। और फिर प्रोजेक्ट चालू किया 2008 में। उस टाइम पे ग्लोबल रिसेशन आ गया। हम लोगों ने इन्वेस्टर लोगों से पैसा लिया था, फंड लिया था और उनको कुछ कमिटमेंट दिए थे, जो कि ये सिचुएशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया कि जो हम लोगों ने प्रॉफिट प्लान किया था वो वहाँ पे दिख नहीं रहा था हमको। तो हम लोगों ने जो कुछ भी एक्चुअल में लोगों को कमिट किया था तो वो फिर भी डिलीवर कर दिया, और ना ही हमारे लिए खुद के लिए कुछ बचा के रखा हमने वो उसमें से प्रॉफिट। तो लोगों का भी हमारे पे भरोसा बैठ गया और हमारे पीछे वो फंड लेके खड़े हो गए। तो इसी वजह से हमारी उसी जर्नी में हम लोगों ने लैंड बैंक पे फोकस किया, अच्छी खासी लैंड जमा कर दी। 2018 में मैं मिस्टर अजय ठाकुर जी से मिला, जो उस टाइम पे BSc SME के हेड थे। तो उन्होंने हमको समझाया कि किस तरीके से आप अपनी कंपनी BSc के SME सेगमेंट से लिस्ट करवा सकते हो। तो अच्छा लगा और ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लैंड बैंक थी। यानी कि जो रियल इस्टेट को लगता है रॉ मटेरियल मेरे पास था, एनकेसमेंट बाकी था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया अगर आपका ग्रोथ रेट अच्छा है और आप जो प्लान कर रहे हो तो आपका वैल्यूएशन आपको फ्यूचर में अच्छा मिल सकता है। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने उस टाइम पे 2020 में हम लोगों ने लिस्ट करवाई। 2 साल के बाद कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद हमारी SME से NSE और BSE के मेन बोर्ड में हमारी कंपनी माइग्रेट हो गई। ओके, अमेजिंग जर्नी। और आज तक SBG के सबसे इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स कौन से हैं और व्हाट गिव्स यू प्राइड अबाउट द बिजनेस? बेसिकली एंटरप्रेन्योर जर्नी अगर बोलूँ तो जहाँ से चालू किया और आज तक जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कुछ तो भी अचीव कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी तक सेटिस्फाई हूँ नहीं मैं सच में। और जब मैं लिस्टिंग मैंने करवाया है कंपनी, तो मुझे पता है कि मैं अभी भीड़ से अलग आ गया हूँ। आप देखोगे तो करीबन 7,000 to 8,000 कंपनी है जो अभी लिस्टेड है, ठीक है। और ये अभी एक मैराथन रेस है, यहाँ पे हमको आगे बढ़ना है। लेकिन ये ऐसी मैराथन रेस है जहाँ पे कोई फिनिश लाइन नहीं है। तो आपको चलते रहना है, अलग अलग माइलस्टोन अचीव करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो वो आई एम श्योर आप करेंगे। तो रियल एस्टेट एक बहुत पीपल ड्रिवन बिजनेस है, तो आप टीम बिल्डिंग और लीडरशिप के बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, अगर आपका इंटेंशन अच्छा है, आपका पर्पस अच्छा है, तो आपके साथ लोग जुड़ते हैं। जब मैं रियल एस्टेट बिजनेस में आया, जैसे मैंने बोला है कि मैं हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, तो मुझे पता है मनी का वैल्यू क्या है। आज रियल एस्टेट में लोग आते हैं घर लेने के लिए हमारे पास आते हैं, प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमारे पास आते हैं, तो अपनी पूरी जमा पूंजी हमको देते हैं। ना सिर्फ जमा पूंजी देती है, लेकिन उनका फ्यूचर में जो इनकम होने वाला है वो भी हमारे साथ वो हमें ही देते हैं, क्योंकि वो उनका आगे 10 या 15 साल का EMI का जर्नी रहता है। तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है और कुछ भरोसे से वो हमारे पास प्रॉपर्टी लेते हैं। तो एक हमारा मिशन है और कि जो कुछ भी हमारे साथ कोई डील कर रहा है, हार्ड अर्न मनी हमारे पे दे रहा है, हमारे पे ट्रस्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर खरे उतरे और जो उसको हम डिलीवर कर रहे हैं, हम ये समझे कि हम हमारे खुद के लिए बना रहे हैं और ये इंटेंशन के साथ हम उनको डिलीवर करें। तो ये इंटेंशन और ये पर्पस अच्छा है, तो ऑब्वियसली हमारी जो टीम है उसको अपील होता है और वो हमारे साथ वही इंटेंशन और वही लगाव से वो काम करती है। ओके। और जब आप काम नहीं कर रहे, SBG को लीड नहीं कर रहे हो, तो पैशंस, हॉबीज? अगर पैशन में अगर बात करूँ तो फैमिली टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लीजर वेकेशन अच्छे लगते हैं, क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छा लगता है। कैरियोके में सिंग करते रहते हैं। अरे वाह। तो ये थोड़ा लीजर है। और ब्रेकआउट के तौर पे स्कूल फ्रेंड को हमारा एक है जो मंथली 1 टाइम हम ब्रेकफास्ट के लिए मिलते हैं स्कूल फ्रेंड्स। अरे वाह। और साल में 1-2 बार हमारा रियूनियन होता है। तो ये थोड़ा सा रिचार्ज करता है और आगे की जर्नी के लिए मोटिवेट करता है।
तो चलो हम भी थोड़ा रिचार्ज करते हैं, एक Yeah. रैपिड फायर राउंड, Okay. जल्दी जल्दी हाँ क्वेश्चंस एंड फन सवाल। ऐसी कौन सी पर्सनालिटी है जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है? धीरूभाई अंबानी। ओके, आपका ऑल टाइम फेवरेट कोट या लाइन क्या है? विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। लव इट। आपका फेवरेट खाना क्या है? घर का खाना। बट क्या, कौन सा डिश? गुजराती फैमिली से है तो सब कुछ अच्छा ही बनता है। तो हाँ यार। हाँ। फेवरेट हॉलीडे जगह कौन सी है? कोई भी फैमिली के साथ। ओके, फेवरेट फिल्म जो आप बार बार देख सकते हैं? 3 इडियट्स। ओके, फेवरेट हीरो या आमिर खान। हीरोइन? आमिर खान। ओके, और सूरत वाला बिजनेस ग्रुप के लिए एक वर्ड या कोई एक मूवी या नाम या डायलॉग जो आप बता सकते हैं? एक तो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा 2-3 उसमें थोड़ा लिबर्टी Okay. लेता हूँ आपसे। हिम्मत वाला बोलूंगा, ओके। बाजीगर बोलूंगा, और एक गाना मैं उसके साथ अरे चलो बोलना चाहता हूँ। बताइए। हाँ। या, रुक जाना नहीं तो कभी हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू। नो वंडर आप कह रहे हो कि करते हो। आपने बताया धीरू भाई अंबानी, पर कोई और कंपनीज के प्रमोटर्स जो पर्सनली आपको बहुत पसंद है? नहीं, वैसा तो मैं डायरेक्टली इंस्पायर किसी से हूँ नहीं। ठीक है। या। अगर आप ये बिजनेस में नहीं होते तो व्हाट डू यू थिंक आप क्या करते? मैं भी क्रिकेट खेलता। क्रिकेट? या। ओके, चलो वेरी गुड। तो अभी ये ऑप्शन अभी भी है। या। थैंक यू सो मच जतिन फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा इंटरव्यू था। थैंक यू। या थैंक यू। तो ये था आज का एपिसोड नो योर प्रमोटर। मनी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंडिया के डायनामिक बिजनेस लीडर्स और एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशंस के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।